हेलो गाइस। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ये क्लास 9th का चैप्टर है बेटा। और इसमें चैप्टर में पहले इस चैप्टर का नाम था वर्क एंड एनर्जी। नाउ इट्स नेम हैज बीन चेंज, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। आओ इसको आगे पढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, टोटली प्रैक्टिकली बेस्ड है। ये चैप्टर हमारा फिजिक्स से बिलोंग करता है। आओ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आओ थोड़ा सा ध्यान से सुनो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। In earlier chapters 6, 4 and 6, you have learned how forces change the motion of objects and how kinematic equations and Newton's laws can be used to analyze motion। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन और न्यूटन्स लॉज मोशन को एनालाइज करने में हेल्प करते थे। बट व्हेन फोर्स चेंज विद टाइम or act in complicated ways, applying these laws directly can become difficult। Yes, is there a simple and more powerful way to understand such situation? क्या कोई और तरीका है हमारे पास? तो आंसर है yes। आओ हम धीरे धीरे आगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलो, क्लास आपको एक साथ समझनी चाहिए बेटा। कभी भी, जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, whenever a person do work, कोई भी अगर काम कर रहा है that means it requires energy। जैसे ये पर्सन अगर वॉक कर रहा है तो इसको क्या चाहिए? एनर्जी। कहाँ से मिल रही है? फूड से। इन द सेम वे इफ द फैन इज रोटेटिंग it also require energy, that energy is given to it in the form of electricity। in the same way कार फ्यूल दी जाता है। नाउ चलो इसके आगे चलते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं धीरे धीरे। आप इस चैप्टर में देखो वर्क समझेंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी के बारे में डिटेल में जाएंगे, पावर एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल लर्न अबाउट इट। सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सर वर्क क्या होता है। आओ, वर्क डन बाय अ फोर्स। तो वर्क डन बाय अ फोर्स से मतलब है कि कोई भी फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनना क्लास बेटा। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, नॉट इन दिस चैप्टर एनीवेयर, दिस फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड वर्क डन। ये अपना फॉर्मूला है वर्क डन का। अच्छा सर, यहीं पर आओ आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जो एक आटे का बैग है, इट्स अ बैग, इसको फोर्स लगाया यहां तक ले आए हम, ठीक है, 1 मीटर ऊपर। अगेन हमने क्या किया? 1 by 1 3 बैग्स को ऊपर लेकर आए, तो वर्क डन, यहां पर वर्क डन हो गया W। यहां पर वर्क डन कितना हो गया? 3W। दैट मीन्स 3 गुना वर्क हो गया। यहां पर हमने 3 बैग को एक साथ ऊपर ले आए, तो यहां पे फोर्स 3 गुना हो गया, मतलब वर्क डन भी 3 गुना हो गया। तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि सर वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है दोनों चीजों पे, पहला फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स चेंज होगा वर्क डन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी वर्क डन चेंज होगा। तो हमें यहां से फॉर्मूला मिलता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, this is the formula, you can note it down and we get that W is equal to F into S। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज सीखनी है क्लास कि बेटा अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो फोर्स को आप कहीं भी यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहां वर्टिकल की बात हो रही है देन वी विल यूज द फोर्स एज mg, मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स ओके, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप हाइट भी ले सकते हैं सम टाइम। तो यहाँ पर हमें एक ही चीज समझनी है कि सर वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है 2 फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? आंसर है जूल।
फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो कहने का मतलब है अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं क्लास, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो बेटा और 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। सिंपल सी बात है, 1 इंटू 1 1 जूल, राइट। तो क्या हम 1 न्यूटन को ऐसा भी लिख सकते हैं? आंसर है यस। आप याद करो, हमने आपको पहले डिस्कस किया होगा अपने प्रीवियस चैप्टर में, F इज इक्वल टू एम ए, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा 1 न्यूटन को आप लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां पर इसको यूज किया गया है। जब इस फॉर्मूले में पुटअप किया गया तो आपको 1 जूल मिल गया 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट भी मल्टीप्लाई हो रही है 1 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा। न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि आपका ग्राफ गिवन है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें फोर्स वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स कितना दिया है अपने को? 10 न्यूटन। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 1 मीटर। देखो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, आंसर आ गया 10 जूल। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान टॉपिक है बेटा ये, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब यहां पर एक मन में क्वेश्चन आता है, क्या सर हमेशा अगर हमें वर्क करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बेटा बहुत सिंपल सी चीज है। पहला आपको फोर्स लगाना होगा, दूसरा आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना होगा। ठीक है, मतलब अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज जीरो कर दें तो क्या वर्क डन जीरो हो जाएगा? आंसर है यस। चाहे आप फोर्स जीरो कर दो या डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, वर्क डन विल बी जीरो। तो आओ जरा इस टॉपिक को ध्यान से समझें। समटाइम व्हाट हैपेंस, वी आल्सो अप्लाई द फोर्स बट देयर इज नो आउटपुट, वर्क डन इज आल्सो जीरो। अगर आप फोर्स जीरो लगा रहे हो तब तो वर्क डन जीरो समझ में आता है। देखो समटाइम क्या हुआ, आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो, राइट, आपने, सॉरी ये वाला नहीं, पहले ये समझो। सपोज दैट आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगा रहे। जब आप फोर्स नहीं लगा रहे तो बेटा वर्क डन क्या समझोगे आप? F इंटू एस। एफ जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो या ना हो, वर्क डन क्या हो जाना है? जीरो। यू गॉट दिस पॉइंट। बट मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर हम कभी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, यस इट कैन हैपन लाइक अ वॉल। आप किसी दीवार को बहुत तेज पुश कर रहे हो लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, मतलब आप फोर्स तो लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। तो यहां पर भी वर्क डन का फॉर्मूला वही हो जाना है, एफ इंटू एस। एफ कितना है अपना? कोई वैल्यू रही होगी, एस जीरो, तो वर्क डन जीरो। तो कहने का मतलब है अगर हमें वर्क डन जीरो चाहिए, कहने का मतलब वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है? तो मैंने आपको बेटा दो कंडीशन डिस्कस कर ली, पहला फोर्स जीरो हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अच्छा एक कंडीशन और आती है, बताएंगे अभी आपको। आओ थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। वो कंडीशन कौन सी है तो सुन लो। अगर अपना फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तब भी वर्क डन जो होगा हमारा जीरो होगा। क्यों होगा? थोड़ा इसको इलेबोरेट करके सुन लो। जनरली 9th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी क्लास का है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर ऐसा क्यों होता है। देखो एक्चुअल में जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक एंगल पे वर्क करे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर, तो इनके बीच में एंगल आ गया, ये हो गया फोर्स, इधर चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। आप बोलोगे कॉस थीटा क्या होता है? बेटा ये रेशियो होता है। और कॉस 90 की वैल्यू, इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, कॉस 90 डिग्री
की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आप खुद सोचो F इंटू कॉस 90 इंटू एस, मतलब F इंटू 0 इंटू एस, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो हमने आपके साथ 3 कंडीशन डिस्कस कर ली हैं वर्क डन 0 होने की। पहला, व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है सर। सेकेंड, when the force is applied but object does not displace, okay. Third, when the angle between direction of force and displacement is 90 डिग्री, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, बट यहां पर एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर इवन वी अप्लाइड द फोर्स एंड वी गॉट एग्जॉस्टेड, आपने दीवार को बहुत पुश किया और आप एग्जॉस्ट हो गए, पसीने आ रहे हैं, बॉडी हीट हो गई, तो वर्क डन नहीं हुआ, तो एनर्जी कहाँ गई हमारी। आओ इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस में सीन ऑड बिकॉज यू फील टायर्ड टू अप्लाई अ फोर्स, द मसल्स in your body repeatedly expand and contract and use up the internal energy of our body, thus you may feel tired even though in scientific sense you have not work done any kind of on the object, ठीक है। साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहां पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, बट हुआ क्या है, हमारी बॉडी की हीट, हमारी बॉडी की एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट, ठीक है। 0 वर्क डन आपको समझ में आ गया। चलो आगे चल रहे हैं कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का क्या केस है। बेटा बहुत इजी है, ध्यान से सुनो, एक बार में समझ में आ जाना है अपने। सिंपल सा फंडा है। पहला केस, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, देन वर्क डन क्या होने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है सर। सेकंड केस कौन सा है, सपोज दैट आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर, बट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर। सर ऐसा कभी होता है क्या, मन में आ रहा होगा कि हम फोर्स लगाएं अपोजिट और ऑब्जेक्ट मूव करे आगे। यस होता है बेटा, देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल को देखो। इस केस में जो ये स्टूडेंट है, गोलकीपर, ये बॉल को रोक रही है तो फोर्स लगा रही है आगे, बट बॉल का हाथ जो है कहाँ जाएगा, पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड हो रही है ना। इस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, आंसर है नेगेटिव। यस, तो आप देखो इस केस में आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमें 2 बात समझ में आई, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन है मींस उनके बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है, देन नेगेटिव वर्क डन। ये भी क्यों होता है बता देता हूं मैं आपको, अगर आप जानना भी चाहें तो। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, इसको ध्यान में रखते हुए पुट अप कर सकते हैं आप। बाकी मैं आपके सामने डेफिनेशन भी शो कर देता हूं, देखो ये रहा, when the displacement is in the same direction as the applied force, the work done by the force on the object is said to be positive. So okay, negative work done, yes sir, ये भी सुन लो, when the displacement is in the direction of opposite to that of the force, then the work done by the force on the object is negative. So okay, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ वाले वर्क डन में पॉजिटिव होगा और यहाँ वाले में नेगेटिव है, ठीक है, वेरी इजी। यहीं पर गाइस अपने पास 2 क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल से हैं, एग्जाम्पल हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो गाइस एग्जाम्पल 1 समझते हैं अब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंड प्रैक्टिकली बेस्ड भी है। सो क्या क्या बोल रहा है ये, वाइल एक्सरसाइजिंग अ गर्ल लिफ्ट्स अ डंबल एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन, identify when the girl does positive work on the dumbbell and when she does negative work on it, ठीक है। ध्यान से सुनना आप सारे, आप मुझे बताएं जब वो डंबल उठा रही है तो फोर्स कहाँ लगा रही है, आंसर है अपवर्ड, ठीक है। तो जब वो उठा रही है, डंबल को लिफ्ट कर रही है गाइस, और डंबल भी तो अपवर्ड मूव कर रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो अपवर्ड वाले केस में, लिफ्टिंग वाले केस में वर्क डन होगा अपना पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड केस, वो उसको स्लो डाउन ला रही है, बट वो फोर्स तो अभी भी ऊपर ही लगा रही है। बट इस केस में डंबल नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारी डाउनवर्ड हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप सारे इसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। ये नाउ एग्जांपल नंबर 2, while saving a goalkeeper's hand moved back by 15 centimeter as they stopped a ball whilst applying a force 200 Newton. How much work done the goalkeeper on the ball stopping it? सबसे पहले तो आप एक चीज समझो कि जो गोलकीपर है वो फोर्स कितना लगा रहा है, तो आंसर है 200 न्यूटन, ठीक है सर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है, नो, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, दैट मीन्स -15 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -0.15 मीटर। देन वी फाउंड दैट वर्क डन, अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = F × S। तो ये रहा हमारा F × S, आंसर आ गया -30 जूल। सर वर्क डन माइनस में क्यों आया, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, पॉज एंड पॉन्डर, ये दोनों आप सब करना, एंड इसमें अगर कोई डाउट लगे यू कैन आस्क, कमेंट करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।